सप्ताह की सबसे बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि सहारा से भुगतान के मामले में गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ये घोषणा कर दी है कि सहारा के कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जमाकर्ताओं का जो मामला है, जो 86,000 करोड़ रुपए का है, उन सभी का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सहारा से भी अकाउंट में जमा लगभग 24,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी, जिसकी निगरानी जस्टिस सुभाष रेड्डी करेंगे। नियुक्त न्यायमित्र गौरव अग्रवाल एवं पूर्व न्यायाधीशों की सहायता से कड़ी निगरानी में भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी। पिछले दिनों बिहार के नवादा में माननीय अमित शाह जी के द्वारा की गई बैठक में ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले जमाकर्ताओं एवं कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया था। उसी समय उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, कुछ बड़ा होने जा रहा है। और यहाँ से जाने के तुरंत बाद ही उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटियों के भुगतान के पूरे मामले का निपटारा करने का घोषणा कर दिया। सहारा एवं अन्य कंपनियों से भुगतान की लड़ाई लड़ रहे एक और संगठन जो मदन लाल आजाद जी के द्वारा संचालित है, उनके द्वारा फिर से भारत यात्रा शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि इनके द्वारा बर्ड्स एक्ट के तहत भुगतान की लड़ाई लड़ी जा रही है। दूसरी तरफ अब तक दक्षिण भारत में जहां जनवरी 2023 तक सहारा के नए फ्रेंचाइजी ब्रांच खुलने की खबरें आ रही थी, वहां भी भुगतान के लिए जमाकर्ता अब आंदोलन करने की रणनीति बनाने की शुरुआत कर चुके हैं। आने वाले दिनों में पूरे भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग, एक ही नारा, सहारा इंडिया भुगतान करो हमारा, सुनाई पड़ रहा है और आगे भी सुनाई पड़ते रहेगा, जब तक कि सहारा इंडिया से सारे जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल सौम्या फॉर सहारा। अभी तक तो बातें हो रही थी 5,000 करोड़ की। 5,000 करोड़ की जब बात हो रही थी तो ये भी निकल के आ रहा था कि 5,000 करोड़ में क्या होगा, कैसे इतने बड़े मामले का निपटारा 5,000 करोड़ में होगा। तो लीजिए, अब माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के द्वारा ये ऐलान कर दिया गया, ये घोषणा कर दिया गया कि सहारा के कोऑपरेटिव सोसाइटियों के पूरे मामले का निपटारा किया जाएगा, यानी पूरा का पूरा 86,000 करोड़ का निपटारा किया जाएगा, सारे जमाकर्ताओं का भुगतान किया जाएगा। माननीय अमित शाह जी के द्वारा पहले भी जो स्टेटमेंट दिया गया था उसमें यह कहा गया था कि सारे जमाकर्ता सीआरसी को कंप्लेन भेजें और उसके आधार पर ही वेरिफिकेशन करके भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी। और परसों के दिए गए बयान में भी जब 86,000 करोड़ की बात कही गई, तब भी उनके द्वारा ये कहा गया सीआरसी के निगरानी में ही भुगतान की प्रक्रिया होगी, सीआरसी को ही कंप्लेन आप लोग भेजें। और इसके अलावा कंप्लेन देने की कोई और प्रक्रिया, कोई और बात नहीं कही गई है। तो अभी जो मौजूदा तरीका हम लोग के पास उपलब्ध है वो है सिर्फ और सिर्फ सीआरसी में कंप्लेन करना। उसी के आधार पर वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के बाद भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी। अब इसमें ये बात निकल के आती है कि भुगतान की प्रक्रिया कैसी होगी। तो अभी तक के हालात को देखते हुए जो स्थिति बन रही है, उसमें जैसे ही सीआरसी में कंप्लेन जाता है उसका वेरिफिकेशन सहारा के द्वारा कराया जाएगा और कराया जा भी रहा है। वेरिफिकेशन के बाद संबंधित व्यक्ति को टेलीफोनिक माध्यम से या मैसेज के माध्यम से सूचना दिया जाएगा, क्योंकि कंप्लेन पर मोबाइल नंबर दर्ज है, आधार की फोटोकॉपी भी लगी हुई है, बैंक पासबुक की छाया प्रति भी लगी हुई है। तो मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है उससे संपर्क करके संबंधित व्यक्ति को सूचना दिया जाएगा और उसके मूल दस्तावेज को सहारा के ऑफिसेज में जमा करवाया जाएगा। जमा लेने के बाद सहारा जो है वो भुगतान की प्रक्रिया करते हुए मैच्योरिटी एडवाइस निर्गत करेगी, जिसमें मैच्योरिटी एडवाइस में ही मूल जमा राशि प्लस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन रहता है और टोटल मिला करके एक अमाउंट दिया रहता है जो फाइनल अमाउंट बनता है।
तो भुगतान के लिए मैच्योरिटी एडवाइस सहारा निर्गत करेगी और उसका डाटा सीआरसी को भेजेगी। उसके बाद उसी के आधार पर सीआरसी संबंधित व्यक्ति के अकाउंट में अमाउंट को क्रेडिट कर देगा। आज तक के हालात को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए भुगतान की यही प्रक्रिया निकल के सामने आ रही है। आगे हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजिंग हो, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसके अनुसार यही प्रक्रिया आ रही है, क्योंकि सहारा का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। जमाकर्ता जब सहारा के हैं तो वेरिफिकेशन भी सहारा को ही करना है और भुगतान की प्रक्रिया के लिए मैच्योरिटी एडवाइस भी सहारा को ही निर्गत करने हैं। तो दोनों कार्यों के लिए सहारा की इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता है और उसके बाद ही भुगतान होगा। सीआरसी में कंप्लेन करने के लिए रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजा जाता है। फॉर्मेट को फिलअप करके कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स और मूल दस्तावेज की फोटोकॉपी लगा करके उसमें 50-60 रुपए का खर्च आता है। तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सहारा के जमाकर्ता के द्वारा सहारा ऑफिसेज का इतनी बार चक्कर लगाया गया है कि उसके चक्कर लगाने में कितने 50-60 रुपए खर्च हो गए होंगे, कितने 100-200 रुपए खर्च हो गए होंगे, इसका कैलकुलेशन कोई शायद करता भी नहीं है और करना चाहता भी नहीं है। तो इस प्रक्रिया में 50-60 रुपए का खर्च आएगा और माननीय अमित शाह जी के द्वारा अभी तक यही स्टेटमेंट आ रहा है कि सीआरसी में ही कंप्लेन करें। तो आप लोग कंप्लेन जल्द से जल्द करें। अब बात करते हैं माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली 12 अप्रैल के सुनवाई की। सहारा के चारों सोसाइटियों के अंतर्गत जो निवेशकों का पैसा जमा है वो जमा 86,000 करोड़ का है, प्लस अगर उसमें इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए तो ये मामला लगभग 1.5 लाख करोड़ का बनता है। और जैसा कि माननीय अमित शाह जी के द्वारा कहा गया है कि सहारा से भी रिफंड अकाउंट में 24,000 करोड़ रुपया जो जमा है उसका इस्तेमाल जो है सोसाइटियों के भुगतान के लिए किया जाएगा। तो ये तो तय बात है कि जहां मामला 1.5 लाख करोड़ का है वहां 24,000 करोड़ से इसका निपटारा नहीं होगा। तो इसके निपटारे के लिए और जो है फंड की व्यवस्था के लिए एक प्रस्ताव पिछली सुनवाई में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी के द्वारा यह प्रपोजल दिया गया था कि सहारा के चारों सोसाइटियों का वाइंड अप कर दिया जाए और लिक्विडेटर बैठा करके उसकी संपत्ति को नीलाम करके जमाकर्ताओं का भुगतान कर दिया जाए। तो ये एक प्रस्ताव दिया गया था जो कि विचाराधीन है। और दूसरा बात जो है वो 12 अप्रैल को सुनवाई है कि सहारा इंडिया के जो कार्यकलाप पर पिछले साल रोक लगा दिया गया था, तो क्या वो रोक हटाया जाएगा। ये दोनों मामले एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बाकी रकम के भुगतान के लिए सरकार को व्यवस्था तो करनी है, चाहे सोसाइटियों का वाइंड अप करके करे, लिक्विडेटर बैठा के करे, या सहारा इंडिया 12 अप्रैल को ऐसा कोई प्रपोजल दे, ऐसा कोई रोड मैप दे। क्योंकि पिछले दिनों भी माननीय कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि जब तक सहारा इंडिया भुगतान का कोई ठोस रोड मैप नहीं देती है तब तक उसके मामले को सुना नहीं जाएगा, उस पर से रोक हटाया नहीं जाएगा। और अब इसकी संभावना दिख रही है, इसलिए कि सहारा का शुरू से कहना था कि सहारा से भी रिफंड अकाउंट में जो पैसे हैं वो हमें दे दिए जाएं तो हम भुगतान की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। तो उसके आधार पर ये पूरी संभावना दिख रही है कि सहारा रोड मैप अवश्य देगी, और अगर नहीं देती है तो बाइंड अप की बात जो है वो चलेगी। यानी आर या पार का निर्णायक डिसीजन 12 अप्रैल को होना है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि एक नया डेट मिल सकता है, मामले की क्लियरेंस के लिए कुछ डेट, 1-2 डेट और मिल सकते हैं। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आदेश है कि 6 महीने में ही मामले का निपटारा करना है, और ये आदेश दिए हुए लगभग 15-20 दिन निकल भी गए, यानी कि 5 से 5.5 महीने में ही
इस मामले का निपटारा होना है। तो जब भी इस मुद्दे पर सुनवाई हो, चाहे 12 अप्रैल को हो या आगे की डेट में हो, तो आर या पार का डिसीजन होगा, या तो बाइंड अप या तो सहारा का कार्य प्रारंभ और भुगतान शुरू। अब बातें सहारा इंडिया की। सहारा प्रमुख की जिद थी कि सहारा से भी अकाउंट में जो पैसा है उसको अगर दे दिया जाए तो हम भुगतान शुरू कर सकते हैं। तो अब ये उनकी जिद जो है वो पूरी हो गई। हालांकि इसका भुगतान की प्रक्रिया सरकार के निगरानी में होगी, लेकिन उनकी बातें पूरी हो गई। उस हिसाब से सहारा क्या अब भी मूक दर्शक बना रहेगा? इसकी संभावना कम ही दिखती है, क्योंकि अगर अभी मूक दर्शक बना रहेगा और सहारा के तरफ से कोई ऐसा रोड मैप भुगतान का नहीं दिया जाता है 12 अप्रैल की सुनवाई में, या कुछ ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया जाता है, तो इंतजार कर रहे सहारा के ऑफिस कर्मियों के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। और सहारा को पुनः स्थापित होने की जो उम्मीद की जा रही है, उस उम्मीद पर पूरी तरह पानी फिर जाएगा। और ये पूरा मामला जो है भुगतान का, पूरा मामला सरकार के हाथों में चला जाएगा। भले ही लिक्विडेटर बहाल करके भुगतान की प्रक्रिया जो है कि कराई जाए, तो इसमें समय लगेगा, ये एक लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन अगर सहारा के इन्वॉल्वमेंट से मामले को अपने हाथ में लेती है तो भुगतान का निपटारा जल्द होगा। सहारा के ऑफिस के कर्मचारियों के द्वारा यूट्यूब पर यह लगातार बयान भी दिया जा रहा है कि भुगतान सहारा करेगी, आप लोग थोड़ा इंतजार करें, आप लोग थोड़ा इंतजार करें। तो अभी का जो माहौल चल रहा है, अभी की जो स्थिति चल रही है, उसमें हो सकता है कि 12 अप्रैल के बाद चीजें थोड़ी बदल जाए, चीजें थोड़ी बदल जाए। क्योंकि अगर भुगतान का जो है वो जिम्मा सहारा को मिल जाता है तो चीजें अवश्य ही बदल जाएंगी। तो फिर सीआरसी में कंप्लेन भेजने की बात शायद न रहे, फिर सहारा ऑफिसेज में दस्तावेज जमा हो और सहारा के द्वारा सरकार की निगरानी में निपटारा किया जाए। सहारा तय समय में, क्योंकि जो रोड मैप देगी तो उसमें एक समय होगा कि हम इतने समय में जमाकर्ताओं का भुगतान कर देंगे, तो एक तय समय में कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जमाकर्ताओं का भुगतान सहारा के द्वारा भी कर दिया जाएगा। सहारा की प्रॉपर्टियां नीलाम होगी, लिक्विडेटर बैठेगा और सहारा इंडिया चुपचाप मुक्त दर्शक बनकर देखती रहेगी। इसकी संभावना कम ही दिखती है, क्योंकि भुगतान तो हर हाल में होना है, चाहे उनकी संपत्ति बेच करके हो और चाहे सहारा इंडिया खुद इसका अरेंजमेंट करके अपने आप को स्थापित करते हुए करे। इस प्रोसेस में सहारा की जो नीति है, सहारा की बातें हैं कि हम भुगतान करेंगे, जमाकर्ता विश्वास रखें, भरोसा रखें, ये तो 12 अप्रैल को ही दिख जाएगा कि सहारा इंडिया की निष्ठा कितनी है और उसकी नीति क्या है। क्या वो अब फिर से स्थापित होना चाहती है या जमाकर्ताओं के भुगतान से मुंह मोड़ करके और अपना साइलेंट वाला जो रोल अभी तक दिखा रही है उसी को बरकरार रखते हुए एकदम अपना अस्तित्व खत्म कर लेना चाहती है। मामला अब निर्णायक मोड़ पे आ चुका है, आर या पार के मोड़ पे आ चुका है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आदेश भी है कि 6 महीने में मामले का निपटारा करना है। तो अब चारों तरफ से एकदम लगा करके सिकंजा सहारा इंडिया को कस दिया गया है और अब तो डिसीजन लेना ही लेना है, या तो अपना अस्तित्व समाप्त करना है या तो अपने को पुनः स्थापित करना है। ये दो में से एक चीज तो अवश्य होगा और दोनों ही स्थिति में भुगतान जमाकर्ताओं का होगा।
तो बस आज तक की इतनी ही बातें थी और यहीं पर मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रही हूँ। और जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, जैसे ही कुछ नई बात आती है तो मेरे द्वारा अपडेट दिया जाएगा। तब तक के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।